स्टार्ट कर दी। क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने पुरानी वाली पहले वाली एक और जो एप्लीकेशन मेरे पास थी इनिशियलाइज़ हुई हुई, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। समझ आ गई? सही है भाई। अब ये आपको जो है ना थोड़ा-सा टाइम लेगी। अच्छा जी, अब अगर आप अपनी कमांड भूल जाते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करोगे। मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, अगर ये नहीं आ रहे आप लोगों के पास तो ओपन विद कोड के ऑप्शन के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट यहाँ से प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करोगे तो फिर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो। क्या करना है, पहले तो राइट क्लिक करो, चेक करो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, ओके, मिल जाता है तो सही है। अदरवाइज़ ये स्टेप्स सारे नोट कर लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कि राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा, नहीं आ रहा इसकी शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट के साथ देखो ओपन विद कोड ऑप्शन आता है, नहीं आ रहा, ओके जी, कोई मसला नहीं है। सिंपल क्या करना है, यहाँ आना है, यहाँ लिखो सी एम डी। जैसे ही यहाँ पे सी एम डी लिखोगे तो ये तुम्हें उसी डायरेक्टरी के अंदर एक को जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देगा। कमांड प्रॉम्प्ट के आगे लिखो कोड फॉलोइंग विद द स्पेस और आगे लगा दो डॉट। तो ये क्या करेगा कि जो ये पाथ होगा, इस पाथ के ऊपर जो कुछ भी होगा उसको वीएस कोड के अंदर खोल देगा। ओके जी। सो ये मेरा वीएस कोड इनिशियलाइज हो गया, दूसरी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ इस साइड पे। तो ये मेरा वीएस कोड इनिशियलाइज हो गया, सॉरी इनिशियलाइज नहीं, उस विंडो उस डायरेक्टरी के ऊपर पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। ओके जी। अभी आप भूल गए कि जी सॉरी, जो मैंने कमांड लिखी थी यहाँ पे npm रन स्टार्ट, अब आपको वो याद नहीं आ रही, या आप मैनुअली टाइप करते हुए आपने कोई उसमें मिस्टेक कर दी। सो अब क्या करेंगे कि जी यहाँ आ जाओ, हम यहाँ आके आपने देखना है पैकेज डॉट जेसन, याद है ना मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेटा डाटा, जो आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी इस फाइल के अंदर। अच्छा जी, इस फाइल में सबसे नीचे आ जाओ, जब आप किसी भी, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ ब्राउज़र में चला रहे हो, जिसके अंदर आपके वेब पैक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बेशुमार चीज़ें जो कि आपको मैंने यहाँ दिखाई थी नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ये सब हैं। इन सबको मिला के आप जो है ना अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, और ये वेब एप्लीकेशन जो है ना वो डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल नहीं है, तो अब आपको इसको एक्ट एज अ एचटीएमएल फाइल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है जी वो इनिशियलाइज करानी, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं। अब आपने तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना, रिएक्ट आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड स्क्रिप्ट्स देती है। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है एनपीएम स्क्रिप्ट, एंड सॉरी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं। पहली स्क्रिप्ट का नाम है स्टार्ट। आप अपने टर्मिनल में आके वही स्क्रिप्ट npm स्टार्ट की, npm रन स्टार्ट। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि चंद स्क्रिप्ट्स के अलावा जो यहाँ मेंशन होती हैं, उसके अलावा जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं ना, उनके साथ आपको रन लगाना पड़ता है। सिर्फ अगर आप npm के साथ रन नहीं लगाओगे तो npm स्टार्ट भी चल जाता है। रीज़न होता है, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है अभी जानने की कि क्यों नहीं होता। ओके, सो आप क्या करेंगे कि npm रन स्टार्ट ही लिखो ताकि आपको आदत हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई अपनी, मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है थोड़ा, कि जी अगर आप यहाँ पे कोई और कमांड बना देते हो, आप चाहते हो कि भाई npm रन स्टार्ट के साथ साथ ना कोई और काम भी हो जाए, जैसे आप यहाँ कॉन्करेंटली से डेव सर्वर भी साथ चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ बोलोगे npm रन डेव, या कुछ इस तरह करके कोई डेव की कमांड बनाते हो, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लिखोगे ना npm dev, तो वो कभी भी नहीं चलेगी। वो एरर, जैसे भी जो स्क्रीनशॉट में एरर दिखा था ना, वैसा एरर आ जाएगा। सो क्या होगा कि आपने यहाँ, या वो कहेगा कि ऐसी कोई कमांड नहीं करती एग्जिस्ट, तो आप क्या करेंगे कि उसको रन करेंगे npm रन dev के साथ। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा npm रन dev से ना। तो आप हमेशा क्या करो कि जो भी कमांड स्टार्ट करो npm रन के साथ स्टार्ट करो, नहीं करनी उससे भी तो आ जाओ अपने वीएस कोड में। जब जब वीएस कोड को देखोगे तो आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स है ना, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हो, 10,000 स्क्रिप्ट्स लिखी हो, ओके, उसके ऊपर हमेशा आपको ये डीबग का आइकन आएगा, ये ट्राइंगुलर आइकन आइकन हमेशा नजर आएगा। ओके, क्लिक ऑन दिस आइकन। तो ये आपको क्या करेगा कि यहाँ पे आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट पूछेगा, बोलेगा भाई इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं बिल्ड रन करना चाहता हूँ, तो मैं बिल्ड पे क्लिक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट रन करना चाहता हूँ, तो मैं टेस्ट पे, इनमें से जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसने क्या किया कि ये जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल होगा ना, उसी के अंदर आके ये ऑटोमेटिकली npm रन स्टार्ट की कमांड चला देगा। ऑल तो मैं इसे यहाँ से किल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस? ओके जी, सर्वर स्टार्टेड है।
आ जाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ लास्ट टाइम की हमारी एक एप्लीकेशन कुछ इस तरह लिख रही थी कि हमने की थी। अच्छा जी, जो अपने पास रिएक्ट एप्लीकेशन लेना आप स्टार्ट कर रही थी वो हो गई आप इंस्टॉल करेंगी वो हो गई इंस्टॉल रिएक्ट एप्लीकेशन आपके पास? क्या इशू आ रहा है? हाँ, कर लेना। ओके, सही है। फिर हम लोग इसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जस्ट वन मोमेंट। इसको लॉन्च? मैं समझा नहीं है आपकी आखिरी बात। कैन कम अगेन? जी। देखो, 2 तरीके होते हैं ना कि आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन आपको जो है ना ऑटोमेटिकली जैसे ही उसका सर्वर स्टार्ट होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र के अंदर लॉन्च हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होती लॉन्च तो जस्ट वन मोमेंट। अच्छा जी। ब्राउज़र पे लॉन्च नहीं हो रही ना तो उसमें लॉन्च ना होने की 2 वजूहत हैं। ईदर आपने npm स्टार्ट की कमांड नहीं चलाई भाई। अगर आपने कमांड चला ली और आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो आप क्या करो, आपके पास ये 2 एड्रेस आ रहे हैं। ओके? इसमें से ये वाला एड्रेस पकड़ो इसे। ओके? और यहाँ आके लिखो तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला एड्रेस पकड़ो, इससे भी स्टार्ट हो जाएगी। सही है? समझ आ गई? सही है जी। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। तो आप लोगों ने चीज़ें देख ली थी। अच्छा जी, गिव मी अ मोमेंट कि मैं अब रिएक्ट के टॉपिक ज़रा निकालूं कि अब हमें क्या पढ़ने हैं। सही है, आज से हम प्रॉपर डीप डाइव इनटू रिएक्ट चलेंगे कि हम रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ओके, सो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी यहाँ पे आके लिख दिया। तो अब क्या होगा, जो ये ऐप जो है ना, अब ये तो मैंने सिर्फ इंपोर्ट की है लेकिन मैंने यहाँ पे रेंडर नहीं की है। तो अब अगर मैं जाके अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में देखूंगा तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ, स्टार्ट हुआ हुआ है सर्वर। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग इन कंपाइलिंग। मैन, नहीं नहीं, वो तो 1 मिनट ये था कि मैं 1 मिनट करके स्क्रीन उधर से इधर लेके आया था। मैं इतनी देर से काम कराई जा रहा, मैं बोला अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। देन मेरे पास तो सिर्फ एक ही टैब ओपन था। मैंने बोला फिर शायद मैंने किसी वक्त में वो टैब कटने के, क्योंकि मीट भी टैब में खुला होता है तो वो टैब क्लोज करने की ऐसी आदत है कि वो कंट्रोल डब्ल्यू करो तो टैब वैसे ही क्लोज होता है, गलती से ये वाला भी हो जाता है क्लोज। सॉरी। ओके, सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन जब हम लिखना शुरू करते हैं, सो हम वो क्या करते हैं कि हम इंडेक्स के अंदर इनिशियलाइज करते हैं अपनी ऐप को, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम आके ऐप में लिखते हैं। और ऐप को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भरते। ऐप के अंदर देखो, रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करते हो, एक मैं आप लोगों को एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाता हूँ। सही है? इसमें कोशिश करना कि अभी से इसको फॉलो करने की कोशिश करोगे ना, तो एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जो है ना ये काम बहुत बहुत अच्छे से कर पाओगे। कभी भी किसी फाइल के अंदर 250 लाइन से ज़्यादा कोड मत लिखना। सही है? 250 रिएक्ट एप्लीकेशन 250 लाइन्स ऑफ कोड से लिखने का मतलब ना लिख ज़्यादा ना लिखने का मतलब ये कि कंसिडर करो कि आप कोड लिख रहे हो। अच्छा, अब ये नहीं हो कि आप ऐसे करके कोड लिखो कि ये सारा उठा दो, फिर इसको इस तरह करके इसकी फॉर्मेटिंग क्लोज करना शुरू कर दो, ये सब ना ऐसे नहीं करना। प्रॉपर आपने जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर लगा हुआ है वो सब कुछ करो। उसके बाद क्या करो कि अगर आपका कोड 250 लाइन से एक्सीड कर रहा है, तो फिर आप रीएनालाइज़ करो कि भाई आखिर मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा था? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से ये मेरा कोड जो है वो 250 लाइन से आगे जा रहा है? क्यों ना मैं इसको और कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ? तो जैसे ही आपका जब 250 लाइन से एक्सीड करेगा ना, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि भई मुझे जो है ना इसको और कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो जैसे-जैसे आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे ना, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता आइडिया होगा कि यार ये जो मैंने इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया है, तो इस टाइप का कंपोनेंट तो मैं पहले भी बना चुका हूँ। सो क्यों ना मैं उस पीस को रीयूज़ कर लूँ। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाउ रीयूजेबिलिटी वर्क्स। ओके? सो रीयूजेबिलिटी जो है ना वो कोड के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगी।
सो ये थी हमारी जो है चीज़ें। इसी तरह आप जब ये थे आपके कंपोनेंट्स, जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैंने आप लोगों को बता के दिए थे, तो ये आप लोग के दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे बने हुए थे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ फॉर द वेरी इनिशियल स्टेज, और वो है जी आपकी कहाँ चले गए? इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, मैं बता रहा हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने का। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, रिएक्ट प्लेग्राउंड। यार प्लेग्राउंड मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर उसके बाद ये ना करना कि सब जो है ना फिर यहाँ पे आके प्लेग्राउंड के ऊपर ही काम करो, क्योंकि प्लेग्राउंड इज़ जस्ट लाइक कि अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर अभी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके पास जैसे अभी रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो जस्ट इस प्लेग्राउंड को यूज़ कर लो। ओके, इस प्लेग्राउंड को यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को ना डिफ़ॉल्ट बनी बनाई रिएक्ट की एप्लीकेशन मिलेगी। सो आप क्या करोगे, इंटरनेट के ऊपर ही आपके पास सिलेक्ट एप्लीकेशन है, लेफ्ट साइड पे कोड लिखा है, राइट साइड पे आप उसका जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम बैक एडमिन, इसको हम एडमिन को करते हैं वेलकम, हेलो वेलकम बैक एडमिन, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो इस तरह करके आप चाहो तो कंपोनेंट सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो, बट डू नॉट यूज़ इट कि भाई इसको रोज़ रोज़ यूज़ करा करो। बेटर यही रहेगा कि अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओ। ओके, अच्छा अली, आप लोग आपका सवाल था कि भाई लॉन्च का क्या करना है। तो देखो भाई, लॉन्च का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था ना, कि आपका ये जो है, जब ये सर्वर स्टार्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है। सही है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, और इसमें क्या मतलब लॉन्च में मैं और क्या चीज़ बता सकता हूँ। लॉन्च का आपका सवाल क्या है, वो मुझे ज़रा थोड़ा एलेबरेट करो। ओके, आपने रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। जैसे ही आप रिएक्ट एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल करोगे, तो रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होती है कि जब आप उसे किसी फ़ोल्डर में इंस्टॉल करते हो, तो वो उसके अंदर रिएक्ट की एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर बनाती है। तो आपको देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि सबसे पहले आपको बोलता है सीडी ऑफ योर एप्लीकेशन नेम। सो आप चेंज डायरेक्टरी करके इनसाइड ऑफ दैट डायरेक्टरी जाते हो। सही है, पहला स्टेप ये है। उसके बाद वहीं नीचे लिखा होता है, वो आपको बोलता है भाई एनपीएम स्टार्ट की कमांड चलाओ। बट मैंने आप लोगों को क्या प्रैक्टिस बताई है कि एनपीएम स्टार्ट की जगह एनपीएम रन स्टार्ट चला लेना। ओके, जब आप वो कमांड चलाओगे तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर, या मैक्सिमम अगर आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो 1 डेढ़ मिनट के अंदर, या कभी कभी तो 30 सेकेंड्स में ही वो आपको आप एनपीएम रन स्टार्ट कमांड चलाओगे, वो आपका सर्वर ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। ये क्या ऐसा नहीं हो रहा आपके पास? कमांड के अंदर मसला था। कमांड आपने क्या, कमांड के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए ना कमांड रन करने के, यहाँ जाओ। अगर कमांड नहीं, वैसे तो कमांड रन करने की आदत बनाओ, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये हर जगह यूआई जो है या जीयूआई नहीं मिलती। हम कमांड्स के ऊपर अपनी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी करके प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि बाद में अगर इसको रिएक्ट एप्लीकेशन को कहीं लिनक्स विनक्स के ऊपर ले जाके रखना पड़ गया, तो फिर तो वहाँ कोई जीयूआई नहीं मिलती आपको। वहाँ पे आपको टोटल काम जो है ना आपका उससे हो रहा होता है, टर्मिनल बेस्ड। ओके जी, सो ये थी हमारी यहाँ की चीज़ें। तो अब हम वापस से आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो हमने रिएक्ट का वो खोला था, क्या था भाई, रिएक्ट ट्यूटोरियल्स। पहला था एग्जांपल, देख लो यहाँ पे, इसने देखो इसने भी आपको सारे यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं। ओके, काफ़ी अच्छी गाइड है ये भी, यहाँ से इसको फॉलो कर लेना। अरे ये क्या खुल गया? अच्छा जी, उसके बाद ये इंट्रो है, इंट्रो की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वीएस कोड के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। जस्ट वन मोमेंट, मैं स्क्रीन रीशेयर कर देता स्क्रीन रीशेयर कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी सडनली लाइट गई है, और मैंने तो वो एक्सटेंडेड मॉनिटर बंद हो गया है, तो शायद वो एक्सटेंडेड मॉनिटर पे सिर्फ वही शेयर था, तो इस वजह से वही आ रहा होगा। एंटायर स्क्रीन। ओके, अब बताओ, अब सब नज़र आ रहा है? ये आ रहा है रिएक्ट का? अच्छा जी। अच्छा, ये गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट के अंदर इसने आपको ये पहला वाला जो बताया ना,
ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इसने क्या बताया, ये रिमेंबर कि भाई जब हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के साथ काम करना शुरू किया था, तो हमने बूटस्ट्रैप का लिंक लगा के उसे यहाँ पे उसके अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह इन्होंने रिएक्ट के बेबल के जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे उनके यहाँ पे क्या किया, सिर्फ स्क्रिप्ट लगा के उसे स्टार्ट कर दिया। डज़ नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। तो आप क्या करो कि रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करो। ओके। बाकी अगर चाहो तो इन लोगों का भाई ये गेट सर्टिफाइड वगैरह जो है ये कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं बनेगी किसी चीज़ की। सो ये थी हमारी रिएक्ट। इसने बता दिया कि भाई ये आपकी मॉडिफाई करनी है तो यहाँ पे आके आप सारा करोगे जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ओके जी। सो इसने आपको ये बताया कि आपने अगर चाहो तो भाई आप index.js के अंदर ही सारा लिख दो। index.js के अंदर भी आप लिख सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था कि index.js में चेंज करो, लेकिन index.js के अंदर हमेशा अपनी ऐप को इम्पोर्ट पड़ा रहने दो। चेंजेस अपनी हमेशा ऐप में करो। ओके। उसके बाद रिएक्ट अपग्रेड है। रिएक्ट अपग्रेड पे आते हो भाई, अपग्रेडिंग टू 18। 18 के अंदर 18 इज़ कंसिडर दैट राइट नाउ कि भाई ये एक बीटा वर्जन अवेलेबल है, या इतना ज़्यादा स्टेबल वर्जन नहीं है। तो खैर जो भी आप, मेरे ख्याल से अभी हमने इंस्टॉल किया होगा तो 18 ही आया होगा हमारे पास। रिएक्ट का कौन सा वर्जन आया हमारे पास? रिएक्ट रिएक्ट 18.2। ओके। वैसे हमारी अपग्रेडेड ही है, लेकिन 16 और ये सब जो है ना, ये थोड़े टाइम पहले तक ये थे। मेरे ख्याल से अब इन्होंने जो है वो रिएक्ट को LTS बना दिया होगा 18 को, तो अब 18 आने लगा है। अच्छा जी। सो ये थी आपके पास रिएक्ट की एपीआईज वगैरह, नो नॉट द एपीआईज, ये आपकी जो है रूट वगैरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो थी। अच्छा, एवरीथिंग जैसे आप यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हो ना, तो ये एक्टिंग लाइक एन एपीआई, ये ब्राउज़र प्रोवाइडेड एपीआई होती हैं, तो इसीलिए इसके आगे जो है वो एपीआई का वर्ड लिखा होता है। रिएक्ट ES6 सिंटेक्स को हम चलते हैं। ES6 के अंदर आपको जो है, यस गो अहेड। एपीआई क्या होता है? एपीआई होती है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि आप जो है, अभी हम थोड़े टाइम के बाद जब रिएक्ट फ्रंट एंड कर लेंगे ना, फिर हम जाएंगे बैक एंड के ऊपर। जब हम दो सिस्टम को, फ्रंट एंड और बैक एंड सिस्टम दो को कम्युनिकेट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, फ्रंट एंड का जो है वो हैंड शेक कराते हैं बैक एंड के साथ। एंड दैट हैंड शेक इज़, वो जो हम करवा पाते हैं ना, वो विद द हेल्प ऑफ एपीआई करवाते हैं। ओके। हम एक एपीआई बनाते हैं। जो एपीआई हमारी क्या होती है, वो डेटाबेस से या कोई भी काम, कोई डेटाबेस से चीज़ें ला के दे रही होती है, कोई और काम कर रही होती है, और फ्रंट एंड जो है आपकी, जो जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन है, वो उस एपीआई को यूज़ करती है। ओके। तो ये आप लोगों को कुछ मेथड्स हैं जो आपको जिनकी आपको जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे क्लासेस है, एरो फंक्शन, वेरिएबल, एरो, एरे मेथड्स, जिसमें उसने मैप प्रोवाइड किया, क्योंकि मैप बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है हमारा रिएक्ट के अंदर। क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस आर द ओल्ड वे। भाई देखो, लोग अभी भी यूज़ करते हैं क्लासेस को, मैं नहीं प्रेफर करता क्लासेस को, क्योंकि अगर आप रिएक्ट की और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो वो भी आपकी फंक्शनल कंपोनेंट्स पे लिखी है। सो जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जिस चीज़ पे लिखी है तो उसी को फॉलो करो। ओके। बाकी अगर क्लास पढ़ना चाहते हो तो भाई क्लास भी पढ़ो, क्लासेस बेस्ड भी जाओ। ओके जी। उसके बाद एरो फंक्शन क्या है, कि एरो फंक्शन को अगर हम बोलें तो यहाँ देख रहे हो, तो ये मैं यहाँ आया, जो मैंने लिस्ट का जो कंपोनेंट बनाया था पहला दूसरा, ये मैंने एरो फंक्शन की फॉर्म में बनाया था। मैंने एक, ये देखो, ये एक फंक्शन है, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फंक्शन। ओके। मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूँगा? मैं लिखूँगा फंक्शन। फंक्शन मेरी उसका नाम क्या था भाई, जो इसका नाम था मेरा लिस्ट, तो मैं यहाँ से वही नेम कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट आई ओ फंक्शन। ओके जी। इसके अंदर मैं यहाँ से लूँगा प्रॉप्स। प्रॉप्स के बाद मैं यहाँ लेता हूँ ये चीज़। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगा रिटर्न स्टेटमेंट, एंड रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आके मैं यहाँ पे जो भी मेरी ये GSX थी, मैं ये वापस से यहाँ पे रख दूँगा। ओके। मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र पे जाऊँगा तो मेरी एप्लीकेशन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसी वो थी वैसी ही वो दिख रही है। मैं रिकम्पाइल कर लेता हूँ। अच्छा, सही है, तो वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। तो आप चाहो तो ये फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फैट एरो फंक्शन इज़ कंसिडरेबल इन रिएक्ट कंपोनेंट। ओके। सो आगे चलते हैं भाई, हो जाए जल्दी से। यहाँ आते हैं, ये हमारा, तो इस तरह करके आपका फैट एरो फंक्शन लिखा जाता है। वेरिएबल्स, अच्छा इसको अभी आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल छोड़ दो, कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में आप लोग पढ़ चुके हो। एरे मेथड्स बता रहा है, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर छोड़ दो, टर्नरी। टर्नरी में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इफ़ एल्स का जो है वो कंसिडर करो कि स्मॉल सिंटेक्स होता है। ओके जी। सो आज हम एक काम करते हैं कि एक एपीआई होती है, जैसे आप लोगों का सवाल भी था ना एपीआई का,
सो हम एक काम करते हैं, प्लेस होल्डर जेसन प्लेस होल्डर। ओके, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई जो है ना, ये फेक एपीआई प्रोवाइडेड है, ये हम आज यूज़ भी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आते हैं कि हम देखते हैं भाई, कंसिडर करो कि आपके पास ये जो टास्क है ना, ये बैक एंड से आ रहे हैं। बैक एंड से आएंगे तो ये कुछ इस तरह होंगे। मैं अभी सिर्फ आपको ये लुक वाइज दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह होंगे कि आपके पास सपोज करो कि टास्क, इसमें आपका होगा जी टास्क 1, कॉमा टास्क 2, कॉमा टास्क 3, कॉमा टास्क 4। ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन पांच को यहाँ से उड़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये पांचों टास्क यहाँ पे आ जाएं। तो अच्छा भाई, अब आप क्या करोगे भाई, एक चीज़ तो जेन में आती है, हम क्या करें कि यहाँ आए, एल आई बनाएं। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ किया था, ऐसे यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करें। टास्क, टास्क के अंदर यहाँ पे हम लिख दें ज़ीरो। ओके, टास्क के ज़ीरो के अंदर इसके नीचे हम लिख दें यहाँ पे 1 या 2 या 3, बल्कि हमारे पास 3 तक ही है, 0 1 2 3। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के आपको दिखाता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, टास्क 4 एक और ऐड करके देखते हैं कि भाई वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टास्क 4 की जगह यहाँ कोई लिख देते हैं, आई एम लर्निंग रिएक्ट। सो अब जब ये वाली बात लिखूंगा तो यहाँ पे आके मुझे फोर्थ कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि भाई अब यहाँ पे फोर्थ क्यों नहीं आया। ओके, यहाँ आ गया फोर्थ, आई एम लर्निंग रिएक्ट। अच्छा, ये आप लोगों को ये प्रैक्टिस बार बार नहीं करनी होगी कि आके अपने सर्वर को जो है वो रिज्यूम करना पड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टास्क बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। अच्छा, अब एक सवाल है कि यहाँ पे आप लोगों के पास, अगर मैं बोलूँ कि इस एरे के अंदर 10,000 एलिमेंट है, या एकदम से कहीं पे आके कोई एलिमेंट ऐड हो गया, तो क्या करोगे कि यहाँ पे 10,000 तक इसको ऐसे करके लिखोगे? ऐसे तो सही नहीं होगा ना, तो इसको हम कैसे करें बताओ? डॉट मैप यूज़ करें। डॉट मैप का थोड़ा बताओ किस तरह होता है? मुझे एक काम करो, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, सिस्टम ऑन है, तो मुझे जस्ट इसका सिंटैक्स लिख के दिखाओ कैसे होगा। अब क्या है जी, अब आपके पास क्या है, मैं भाई डायनामिक वेरिएबल, ये आपके पास एक वेरिएबल है जिससे आपको डायनामिक HTML प्रिंट करनी है, नॉट अ डायनामिक वेरिएबल। वेरिएबल आपके आपके पास है, और कंसिडर करो कि ये एक वेरिएबल डायनामिक ही होगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम इसके साथ एक एपीआई लगाने वाले हैं। ओके, सो अब क्या करना है, यहाँ पे आके हमें इस वेरिएबल के साथ ये डायनामिक HTML बनानी है। सो ये डायनामिक HTML जो है वो हमारी वेरिएबल बेस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले ये यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स। ओके, इसे आप कहते हो इंटरपोलेशन। अगर आपको मैं यहाँ से निकाल के भी दूँ, इंटरपोलेशन इन रिएक्ट, कौन सा, एक तो नहीं पता नहीं ये वाला ब्राउज़र क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इंटरपोलेशन इन रिएक्ट, अगर आप इंटरपोलेशन रिएक्ट पे देखना चाहते हो, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसे आप यहाँ से देख सकते हो। देख रहे हो कि ओ ये तो उसका है, एंगुलर का। ये देखो, ये आ गया आपका कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल आपके पास पड़ी है, उसको अगर आपको HTML में लाना है तो आप क्या करते हो, दो ब्रैकेट्स अपने पास यूज़ करते हो। मैं इजी सी है। तो ये टास्क डॉट, अब मैंने टास्क को जो है मैप कराना है। सो मैं क्या करूँगा, टास्क के आगे मैप का फंक्शन लगाऊंगा। मैप का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, लेकिन अभी जो है ना सिंटेक्स बहुत केयरफुली देखो। मैप का फंक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैप का फंक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, रिमेंबर कि भाई मैप मैप के फंक्शन में हम लोगों के पास क्या होते थे, कॉल बैक्स। मुझे उसको दोबारा रिपीट करने की शायद ज़रूरत पड़ती है,
तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उसको जो है ना जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के बजाय मैं एक नोड में टर्मिनल खोल लेता हूँ। ओके, और उस टर्मिनल के अंदर आपको जल्दी से जो है वो फ़ंक्शन जो है वो परफ़ॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ आके मैं नोड खोलता हूँ। नोड में एक एरे लेता हूँ x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ओके। अब मैं बोलता हूँ भाई क्या है x डॉट, मेरे से एक मिस्टेक हुई है एंड दैट मिस्टेक इज, यहाँ पे वेरिएबल नहीं यूज किया। अब मैं बोलता हूँ x डॉट मैप। मैप करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैप के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर देता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन के लिए हम अब रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो और एरो नोटेशन यूज़ करेंगे। तो कंसिडर करो कि कॉल बैक के अंदर आपके पास जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन अभी हम पहला ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि एवरी टाइम जब आपका लूप रन होता है तो उसे इसकी आइट्रेशन के अंदर जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, नॉट आइट्रेटर वैल्यू लाइक 0, 1, 2, 3, तो एक्चुअल वैल्यू होती है वो यहाँ पे मिलती है। मैं इसे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल नम। ओके, नम के आगे मैं लगाता हूँ एरो, और यहाँ मैं लिखता हूँ NUM। ओके, सो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये देखो ये मेरे पास वापस से जो है वो एरे रिटर्न कर देता है। सो इस तरह करके इसका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। यहाँ आके हम सेम काम करते हैं, कॉल बैक देते हैं। कॉल बैक के अंदर मैं यहाँ आके इसमें दे देता हूँ टास्क के नाम से एक अंदर आइटम देता हूँ। ओके, टास्क के बाद फैट एरो फंक्शन लगाएंगे। अब तरीकाकार क्या होता है, इधर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दो। रिटर्न के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो जो यहाँ पे चीज़ फॉलो है ना, रिटर्न के बाद सर्कुलर ब्रैकेट्स वो दे दो। ओके, और यहाँ आके आप सॉरी, ये आ जाओ, इसको रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दो, क्योंकि अगर आप जो है ना डायरेक्टली सर्कुलर ब्रैकेट्स देते हो तो आपको क्या होती है, फिर आपको रिटर्न स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली ये जो आप सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये सर्कुलर पास करने का शॉर्ट हैंड सिंटेक्स होता है। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आके एल बनाओ। ओके, और एल के अंदर अब आपकी आइटरेटर वैल्यू क्या है, आइटरेटर वैल्यू है टास्क। टास्क को यहाँ से कॉपी करो और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर देते हैं, टास्क फ्रॉम मैप लिख देता हूँ सबके आगे, ताकि जो भी यहाँ पे टास्क आएगा, जैसे टास्क 1 फ्रॉम मैप, टास्क 2 फ्रॉम मैप, सो इस तरह करके कुछ लिखा हुआ आएगा। अब अगर मैं यहाँ आके आप लोगों को दिखाता हूँ तो देखो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 ऑल आर फ्रॉम मैप, आई एम लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम मैप। ओके, सो इस तरह करके ये आ गई। सो ऐसे मेरा फंक्शन, आपने जो अली लिखा था उसका डिफरेंस क्या था, सबसे पहले तो आपने वेरिएबल नेम जो है वो हो सकता है, चलो आपके पास वेरिएबल नहीं था तो आपने या टाइप वाइप करते हुए वो ऑटो करेक्ट से टास्क का टी बड़ा हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आप देखो आपके सिंटेक्स में इशू था। सिंटेक्स में इशू ये था कि आपका जो है अंदर कॉल बैक आपने सही पास नहीं किया था। अगर मैं इतना पीस ऑफ कोड यहाँ से रिमूव करूँ तो अभी तक आपकी कहानी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपका रेस्ट ऑफ द कोड है उसमें क्या किया कि आपने सबसे पहले तो एक यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट चाहिए था, उसके अंदर वाला सिंटेक्स जो है वो आपका सही था। ओके, जी भाई। हाँ, अभी आपने जो दूसरा लिखा है ये वाला सही है, सही है। तो ये था हमारा मैप का फंक्शन। अच्छा जी, अब हमारे पास रिएक्ट के अंदर होती हैं स्टेट्स। स्टेट क्या होती है कि रिएक्ट के अंदर आपका जो है वो एक ऐसे समझो कि यूनिक टाइप ऑफ वेरिएबल रिएक्ट आपको एक प्रोवाइड करता है। जो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ओके, वेरिएबल मैं आपको बना देता हूँ, वेरिएबल हम बोल देते हैं नम इक्वल टू 1। ओके, नम इक्वल टू 1। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं एक बटन बनाता हूँ, बल्कि हम एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं इसके लिए, ताकि यहाँ हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डॉट JS या JSX जो आप चाहो यूज़ करो। शॉर्ट हैंड सिंटेक्स क्या होता है कंपोनेंट बनाने का, RAFCE। यस, गो अहेड। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही किया जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास सपोज़ करो कि आपके पास जो है वो ये आ जाते हैं लिस्ट टू की तरफ, लिस्ट की तरफ, ये समझो ये आपका होम पेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये सब है, तो लिस्ट के साथ मैप करा दो।
तो कल को कोई ऐड करना होगा नया, तो हो सकता है कि आपके जो पेजेस के नेम हो वो CMS से आ रहे हो कहीं से, तो वहीं से आप सीधा पेज का नेम भेजोगे तो नेविगेशन में अलग से पेज खुद ही ऐड हो जाएगा, यहाँ आके कोड पे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है भाई। अच्छा जी, तो अब हम कहाँ पे थे भाई? हम थे यहाँ पे, हमें भाई देखना था कि एक और कंपोनेंट मैंने बनाया था, उस कंपोनेंट के अंदर हमें यू स्टेट को देखना था। तो स्टेट को देखने से पहले हम यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल num इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह यहाँ आके एक देता हूँ बटन, इसको बोलता हूँ इंक्रीमेंट इसका। अच्छा, अब मुझे बटन के ऊपर क्लिक का फंक्शन लगाना है, तो आप लोगों को याद है ना जावास्क्रिप्ट में कैसे लगाते थे? ऑन क्लिक करके। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आप नाम यहाँ पे देते हो ना, उसमें क्या होता है, जैसे वहाँ ऑन क्लिक करके ONCLIC होता है, बस इसी तरह यहाँ पे इसका C जो है वो बड़ा हो जाता है। तो अच्छा, अब यहाँ आओ, इसके अंदर अब आप इसको इसको या तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम दे दो क्लिक के नाम से, और ऊपर जाके वो वेरिएबल डिफाइन फंक्शन डिफाइन कर दो, जैसे यहाँ से क्लिक, और यहाँ आके वेरिएबल क्लिक इक्वल टू दिस, यहाँ आके फैट एरो फंक्शन डिफाइन करो। सही है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो, नम इक्वल टू न, ओ सॉरी, रिटर्न करो num+1। ओके, और यहाँ आके मैं अपनी UI में आता हूँ, इस UI के अंदर मैं अपना नम जो है वो दोबारा से रेंडर कराता हूँ। नाउ अब सबसे पहला काम तो इसको मुझे भाई app.js तक रीड करवाना होगा। ओके, अब मैं यहाँ आके app.js में आता हूँ, नो नॉट इन app.css, app.js में आता हूँ यहाँ पे, यहाँ आके मैं इसको अपना इनके ये ऐड कर देता हूँ, ये मेरा, ये यहाँ आ गया। देखो यहाँ पे मेरा ये इंक्रीमेंट है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर देता हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही जूम हो गई, तो ये देखो नंबर भी लिखा हुआ है और इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास नंबर जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और करके दिखाता हूँ, वो ये कि यहाँ आते हैं, इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ आते हैं, लॉग करते हैं num+1। सही है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने इसमें आ जाएंगे, इधर आके देखो मैं क्लिक करता हूँ तो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर देखो इंक्रीमेंट हो गया मेरा, 2 हो गया। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक ही दफ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद क्या है कि नंबर जो है वो 2 ही प्रिंट हो रहा है, बार बार इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और दूसरी बात कि वो UI पे रिटर्न नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो है वो डॉम अपडेट ही नहीं हो रहा। जब कोई चीज़ क्या डॉम क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट जो मॉड्यूल है वो आपका अपडेट ही नहीं हो रहा, उसको पता ही वो कैसे अपडेट होगा, या तो रिफ्रेश हो या कुछ हो, अब वो डायरेक्टली तो अपडेट नहीं होता ना। तो उसको क्या, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक स्पेशल टाइप का डॉम को रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है रिएक्ट में स्टेट। सो स्टेट हम कैसे बनते हैं, हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ, उसके आगे लिखो यूज स्टेट। यूज स्टेट एक फंक्शन है जिसके अंदर आप इनिशियल में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नंबर की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1। यहाँ अब हम नंबर की ज़रूरत नहीं है, अब इस नंबर को यहाँ से उड़ा दो। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़, जो यूज स्टेट का वेरिएबल होता है उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। पहली वैल्यू होती है वेरिएबल का नेम, जैसे नम रख दिया, और दूसरा जो होता है ना, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली ऐसे रखते हैं नेम ताकि उसको रीड करने में आसानी हो। दूसरा होता है फंक्शन, जैसे सेट नम। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ आऊँगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग नंबर मैं यहाँ बोलूँगा भाई नम को सेट नंबर करो, सेट नंबर का फंक्शन कॉल करो, और उसके अंदर हमेशा जो है ना भाई वो num+1 कर दिया करो। ओके जी, यहाँ आते हैं, एक चीज़ अभी और भी बतानी है पीछे वाली लिस्ट के हवाले से, लेकिन देखो जैसे ही मैंने ये किया तो अब क्या होता है कि अब मेरे पास UI पे भी प्रिंट हो रहा है और वहाँ भी वो काम हो रहा है। ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। सो हम देखो, हमारे पास क्या होता है, स्टेट वेरिएबल जो होता है ना, जो जावा रिएक्ट का जो स्टेट वेरिएबल होता है, वो उसके अंदर हम सबसे पहले तो एक इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, और उसमें से हमारे पास दो चीज़ें निकलती हैं। एक पहले इंडेक्स के ऊपर होता है वेरिएबल का नेम, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे ये मैंने सारे, मैं एक्स नम है ना, इन नम को मैं एक्स से चेंज कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे भी बोल दिया सेट एक्स। कन्वेंशन ऐसे बना लो कि जो वेरिएबल लिखो उसका जो आगे कॉल बैक फंक्शन होता है ना, उसका नाम हमेशा रख दो सेट करके, ताकि आपको पता चले कि ये वो सेटर है जो उसकी वैल्यू को आगे जाके सेट करेगा। अच्छा जी, ये आ गए, यहाँ आके मैंने इसको चेंज करना शुरू कर दिया, तो ये मेरे पास ऐसे होने लगा। ओके। फैट एरो फंक्शन क्या है कि जस्ट जैसे आपने फंक्शन लिखते हो ना आप लोग, उसी तरह आप क्या करते हो कि सिर्फ इस सिंटेक्स के अंदर अपना फंक्शन जो है वो चेंज कर देते हो। फैट एरो फंक्शन मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, या नीचे आके मैं आपको नीचे एक फंक्शन लिखता हूँ, पहले एक नॉर्मल फंक्शन। ओके। नॉर्मल फंक्शन जैसे प्रिंट नेम। ओके। प्रिंट नेम का फंक्शन बनाते हैं और ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है नेम, इसी को मुझे फैट एरो फंक्शन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रिंट नेम, उसके आगे इज इक्वल टू साइन लगाऊंगा, फिर ब्रैकेट्स लूंगा, ब्रैकेट्स के अंदर लगाऊंगा आर्ग्यूमेंट नेम जो मुझे चाहिए। ओके जी। उससे आगे यहाँ आके मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये होता है फैट एरो फंक्शन और ये होता है रेगुलर फंक्शन का सिंटेक्स। समझ आ गया दोनों? ये स्टेट वेरिएबल भी समझ आया आप लोगों को? हाँ अली, स्टेट वेरिएबल समझ आ गया? ओके। सो अभी मुझे एक काम करो कि एक स्टेट वेरिएबल बनाओ अपने पास, रिएक्ट एप्लीकेशन चाहे प्लेग्राउंड में बनाओ, और उसको जो है ना यहाँ पे उसे प्रिंट करके दिखाओ, और बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो जो स्टेट वेरिएबल हो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए। ओके जी। सो मैंने यहाँ पे आके उसे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं वापस से ब्राउज़र जाके यहाँ से एक ब्राउज़र में जाने से पहले मैं एक छोटा सा काम करूँ, मैं एप्लीकेशन में आता हूँ app.js में, और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके। अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये इंक्रीमेंट है, इसमें भी आके जहाँ ये नंबर एक्स लिखा हुआ है इसको हम एक डिव में डाल देते हैं। ओके जी। तो देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो क्यों नहीं रहा, ये मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। इधर या तो ये रिफ़्रेश नहीं हुआ पेज। मेरे पास कंसोल 1 के तौर पे ही प्रिंट हो रहा है, एक्स इक्वल टू, ओह सॉरी, मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ उसे, मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ओके। यहाँ आता हूँ तो देखो मेरे पास ये 525 125, तो ये मल्टीप्लाई जो था वो मतलब क्या होता है कि मैं उसे जो है स्टेट की वैल्यू, तो फर्स्ट क्या हुआ, पहले स्टेट में 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेट 5 हुआ। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, स्टेट में 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा, तो इसी तरह वो चेन में चलता रहेगा। ओके। समझ आ गया ये वाला आप लोग? ओके, वेल डन। सो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा काम है वो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कभी कभार देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ये दे देता हूँ कि सपोज करो कि आपका एक वेबसाइट पे एक नैव बार बना हुआ है। ओके। अगर आप लॉगिन हो तो उसके टॉप के ऊपर लिखा आता है आपका यूज़र नेम और प्रोफाइल बना आता है, और अगर आप लॉगिन नहीं हो तो ऊपर टॉप पे जो है ना उसके वहाँ पे लिखा, वहाँ पे लॉगिन का बटन शो हो रहा होता है। मेक सेंस? तो कुछ उस टाइप की फंक्शनैलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ये एक्स वैक्स यहाँ से हटा दो फिलहाल, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये डिव यहाँ से उड़ा दो, ये एम्प्टी रहने दो। इंक्रीमेंट के क्लिक को यहाँ से इसको हम बोल देते हैं लॉगिन का नाम दे देते हैं। यहाँ एक स्टेट बनाते हैं, स्टेट का नाम होगा हमारा इज लॉगिन। ओके। इज लॉगिन, और अगला बोल देंगे हम सेट लॉगिन, और हम स्टेट डिक्लेयर करेंगे कि इनिशियली जो यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया उसका लॉगिन फॉल्स है। यहाँ आता हूँ, इस लॉगिन को यूज़ करूँगा। ओके। ये यहाँ पे आपको जो है ना टर्नरी ऑपरेटर बहुत यूज़ होंगे। इज लॉगिन मल्टीप्लाई बाय, मैं चेक कर रहा हूँ इज लॉगिन, अब ये स्टेटमेंट होती है इज लॉगिन इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे आप दिखाओ यूज़र नेम, अदरवाइज आप यहाँ पे दिखाओ क्या भाई, लॉगिन। ओके। और ये यहाँ पे ये जो लॉगिन है इस फंक्शन को मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ।
मैं यहाँ आता हूँ, इसको बनाता हूँ लॉगिन को, राइट एरो फंक्शन, और इसमें आके मैं यहाँ पे सेट लॉगिन की वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ। ओके, यहाँ आता हूँ वापस वेबसाइट पे, पेज रिफ्रेश करता हूँ। अभी क्या लिखा हुआ है? लॉगिन। जैसे ही, अच्छा इसका नाम भी चेंज कर दें, इंक्रीमेंट की जगह लॉगिन कर देते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे बटन बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यूज़र नेम आ गया। सही है। अब क्या हुआ कि मैं वापस से रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या होगा कि आप समझो कि वो लॉग्ड इन जो है ख़त्म हो गया, समझो यूज़र लॉग आउट कर गया। तो यहाँ से क्या होगा? लॉगिन। एक और फंक्शनैलिटी यहाँ पे बना लेते हैं, एक और बटन बनाते हैं, उस बटन का नाम रखते हैं लॉग आउट। ओके, और एक लॉग आउट का फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। लॉग आउट का फंक्शन क्या करेगा भाई? कांस्टेंट लॉग आउट, वो क्या करेगा? सेट लॉगिन की जो वैल्यू होगी उसे फॉल्स कर देगा। फॉल्स का मतलब कि अब लॉगिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, अभी क्या है? लॉगिन है ना, मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन हो गया। देखो फिर से लॉगिन पे क्लिक किया तो ये हो गया। सो दोबारा से लॉगिन लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लॉग आउट है। सो इसी की बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। दो बटन बनाने के बजाय हमने बोला भाई अगर लॉगिन इज़ लॉगिन ट्रू है, विच मीन्स कि यूज़र लॉग्ड इन है, तो हम उसे यहाँ पे यूज़र नेम दिखा रहे थे। अदरवाइज अगर वो फॉल्स था तो इसका मतलब लॉग आउट था, तो हम उसे यहाँ पे लॉगिन दिखा रहे थे कि भाई अब लॉगिन करना है। तो सेम काम मैंने बटन पे किया, मैंने बोला भाई अगर लॉगिन है तो उसे लॉग आउट का फंक्शन परफॉर्म करवाना है, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसे तो लॉगिन का बटन परफॉर्म करवाना है। एंड सेम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में किया। समझ आ गया? ओके जी। सो ये था, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं आज की ये सारी? कोई प्रॉब्लम इसमें कहीं पे? कोई इश्यू तो नहीं है इस सब चीज़ में? सो फिर अगर कहो तो सेट लॉगिन में ना, देखो आपकी जो स्टेट होती है ना, इसके स्टेट के ऊपर मैं ओवर करता हूँ तो यहाँ देखो ये मुझे क्या दे रही है कि इसमें क्या है? इनिशियल स्टेट, और अगला वाला वो कह रहा है कि एक कॉल बैक है जो कि आपकी स्टेट को अपडेट करेगा वैल्यू को। सो क्या होगा कि पहली वाली जो होगी वो वैल्यू होगी, दूसरा वाला फंक्शन होता है जो उस चीज़ को अपडेट करता है। सही है जी। अच्छा जी, ये भी आपका हो गया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? आई थिंक कि हम यहाँ इसको फिर स्टॉप करते हैं अपनी क्लास को। और ये बताओ यार कि कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो? यस अली, गो अहेड। इसीलिए मैं थोड़ा सा